जय भारत, विजय भारत बच्चों। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं दीपक श्रीवास्तव आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। कंपटीशन से रिलेटेड आपका जितना भी डेटा है या मटेरियल है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। आप अगर अलग अलग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी मेरे मटेरियल में जहाँ पर भी मुझे ये महसूस होगा कि ये चीज़ इस कंपटीशन में पूछी जाती है, चाहे वो बैंक हो, टेट हो, एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, एनडीए हो, एसएससी हो, 10+2 हो, कुछ भी, तो मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें कहाँ कहाँ आपको पूछी जाएगी। तो आपको वो भी घबराने की बात नहीं है कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये लगे, लेकिन जहाँ पर भी आपका जो भी मिलेगा मैं आपको बताऊंगा कि आप ये चीज़ें इस कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है। और बाकी मैं कुछ पार्ट्स ऐसे लेकर चलूंगा जो कॉमन होंगे। तो कॉमन तो सबको पढ़ लें, लेकिन जहाँ पर भी कुछ चीज़ें बदल कर आती हैं, जहाँ तरीके बदल जाते हैं, सवाल पूछने के तरीके बदल जाते हैं, उनको मैं उस जगह पर क्लियर करता जाऊँगा कि ये चीज़ इस कॉम्पिटिशन में इस तरीके से पूछी जाती है। तो हम पहले ग्रामर पे बात करेंगे। तो हम ग्रामेटिकल पोर्शंस पढ़ते हैं, वोकैबुलरी की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, जिसमें से हम पहला चैप्टर बिना विलंब किए नाउन उठाते हैं और अब हम नाउन को समझते हैं। तो आज के लेक्चर में हम नाउन की डेफिनेशन समझेंगे। वो इतनी आसान नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। आज नाउन की डेफिनेशन को समझते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कैटेगरीज और काइंड्स ऑफ नाउन समझेंगे। चलिए हम अपना चैप्टर पहला चैप्टर शुरू करते हैं, नाउन। तो हमारा चैप्टर है नाउन, राइट। तो नाउन ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द नोमेन से बना है। लैटिन भाषा के शब्द नोमेन से बना है, राइट। तो नोमेन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका अर्थ आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपने लैटिन भाषा नहीं पढ़ी है। इसलिए इस शब्द के अर्थ को समझने के लिए मुझे इसमें कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी जिससे कि आप समझ सके कि इसका अर्थ क्या है। तो इस लैटिन भाषा के शब्द को सबसे पहले हम अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे इस शब्द से ये बना है तो इससे भी कुछ और बना होगा। तो हम एक सफिक्स जोड़ते हैं। हम क्या जोड़ते हैं? एक सफिक्स। हम इस शब्द में एक सफिक्स जोड़ते हैं। अच्छा, जिनको सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं कि किसी भी शब्द से पहले जो भी शब्द लगता है वो प्रीफिक्स कहलाता है, और किसी भी शब्द के बाद जो भी शब्द लगता है वो सफिक्स कहलाता है। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा ऑपरेशन, तो ये एक शब्द है। इससे पहले अगर मैंने एक शब्द और जोड़ दिया को, तो बन गया कोऑपरेशन। तो ये जो CO को है ये आपका प्रीफिक्स है, राइट। तो ये आपका क्या है? प्रीफिक्स। किसी भी शब्द से पहले अगर कोई भी शब्द जुड़ता है वो प्रीफिक्स कहलाता है, और किसी भी शब्द के बाद जो जुड़ता है वो सफिक्स कहलाता है, राइट। यहां तक आपको समझ में आया? प्रीफिक्स और सफिक्स समझ में आया? अब मुझे इसमें सफिक्स जोड़ना है, तो मैंने एक सफिक्स जोड़ा क्लेचर। मैंने सफिक्स जोड़ा क्लेचर, तो हमारे पास एक नया शब्द आ गया नोमेनक्लेचर। हमारे पास एक नया शब्द आ गया नोमेनक्लेचर, राइट। तो नोमेनक्लेचर हमारे पास शब्द आ गया। तो अब ये एक अंग्रेजी का शब्द है जो वन वर्ड में लगभग सभी कंपटीशन में पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है नामकरण। इसका मतलब होता है नामकरण, ठीक है। हिंदू रीति रिवाज में चाहे कोई सा भी हो, हर रीति रिवाज में नामकरण होते हैं। माँ से, धा से, पा से बच्चों के नाम रखे जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रोसेस है नाम रखने की, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हिंदी में नामकरण, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं नोमेनक्लेचर, राइट। अब हमने नोमेन में क्लेचर जोड़ा था। हमने नोमेन में क्लेचर जोड़ा था, तो अगर हमने जोड़ा था तो हम तोड़ भी सकते हैं। तो अब मैं इसको तोड़ देता हूं। तो अब मैंने अगर इसको तोड़ा तो आपने देखा कि करण जो है वो क्लेचर में चला गया, नाम जो है वो नोमेन में चला गया, नोमेन का अर्थ नाम निकल कर आया, नाउन नोमेन से बना है, तो नाउन का अर्थ भी क्या निकल कर आया? नाम। नाउन का अर्थ भी क्या निकल कर आया? नाम, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि इस संसार की
हर वो वस्तु, इस संसार की हर वो वस्तु, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, जिसको हम नाम से संबोधित कर सकती है, यानी नाम से पुकार सकती है, उसका कोई नाम हो, नाम से संबोधित कर सकती है, पुकार सकती है, उसको हम नाउन कहते हैं। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जिस भी चीज का नाम होता है या नाम से पुकारा जाता है या नाम से पुकारने वाली चीज जो भी होती है वो नाउन होती है। जैसे ये शर्ट, ये मार्कर, ये बोर्ड, समझ रहे हैं? तो इन सबका नाम है, कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है। तो जो जिस भी चीज को, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, अगर उसे नाम से पुकारा जा रहा है तो वो नाउन होगी, राइट। अब इसकी एक बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। पहले हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा बच्चों, याद रखिएगा कि डेफिनेशन में आई आता है, यहां ए नहीं लगा सकते। ज्यादातर बच्चे, मोर देन 90% ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर ए लगाते हैं। डेफिनेशन की स्पेलिंग DEFINATION नहीं होती, ये गलत है, ठीक है। अगर ये स्पेलिंग टेस्ट में आ जाए तो उसमें आपको ये वाला लगाना है, ये आपका आंसर होगा। डेफिनेशन की स्पेलिंग में DEFINATION होता है। तो अब बेसिक डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम बेसिक डेफिनेशन कह सकते हैं एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन, हर चीज नाउन है, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम ना हो, जिसका नाम ना हो। जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसका कोई ना कोई नाम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज नाउन। अब सवाल खड़ा होता है कि इस एवरीथिंग में आता क्या क्या है। सवाल खड़ा होता है कि इस एवरीथिंग में आता क्या क्या है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि इस एवरीथिंग में क्या क्या आता है। तो बचपन में आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, आपने बचपन में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ए नाउन is the name of a person, place or a thing। आपने एक ये डेफिनेशन पढ़ी थी बचपन में। तो अभी हमने कहा था कि हर चीज नाउन है, और इस डेफिनेशन के हिसाब से तो ये तीन ही चीज को नाउन बता रहा है, पर्सन, प्लेस और थिंग। जब आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो टीचर फिर आपको एक नई डेफिनेशन बताता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। टीचर आपको एक नई डेफिनेशन बताता है और वो कहता है, क्योंकि हमने लिखा है एवरीथिंग इज नाउन, तो वो कहता है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, an animal, a bird, a thing, a state, a quality and an action। ठीक है, आपने ये दोनों डेफिनेशन पढ़ी होगी, किसी ने ये डेफिनेशन पढ़ाई भी होगी, किताब में लिखी भी मिली होगी, और आपने ये डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। ये बेसिक डेफिनेशन है क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आए हैं, तो इससे आप रूबरू हैं, तो ये डेफिनेशन आपको पता है। ये डेफिनेशन कुछ इस तरीके से भी कभी कभी टीचर्स पढ़ाते थे कि आप बड़े लेवल पर आ गए हैं, आप एसएससी, आईबीपीएस या आप टेट सीटेट के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप बड़े लेवल की डेफिनेशन है। तो ना तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ना तो ये बड़े लेवल की डेफिनेशन है और ना ही ये छोटे लेवल की डेफिनेशन है, पहली बात। दूसरी बात, ये डेफिनेशन करेक्ट और परफेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, ये ही डेफिनेशन करेक्ट और परफेक्ट है, और ये डेफिनेशन गलत है, ये डेफिनेशन गलत है, राइट। अब सवाल खड़ा होता है
कि अगर ये डेफिनेशन है, क्योंकि अभी हमने बात करी थी, ध्यान से समझिएगा, हमने बात करी थी एवरीथिंग इज नाउन, तो एवरीथिंग में बहुत सारी चीजें खोल दी गई, जैसे ये सारी चीजें खोल दी गई, है ना। तो इससे पता चल रहा है कि एवरीथिंग बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें खुल गई। लेकिन ये ऐसा है नहीं है, याद रखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, पहला, अच्छा हमारे पास दो सवाल हैं, याद रखने से पहले एक और बात समझते हैं कि हमारे पास दो सवाल है कि ये डेफिनेशन गलत कैसे है, अगर ये गलत है तो सही कैसे हो, राइट। तो आप समझते हैं, याद रखो बच्चों, पहले जो हमें चीज याद रखनी है, ये जो थिंग है ये बायोलॉजी वाला नहीं है, इट इज नॉट फ्रॉम बायोलॉजी, राइट। ये जो थिंग है ये इंग्लिश वाला है, ये जो थिंग है ये इंग्लिश वाला है, इसको बायोलॉजी से रिलेट नहीं करना है। अच्छा, अब आप कैसे समझे कि बायोलॉजी से कैसे रिलेट करना है, इंग्लिश से कैसे रिलेट करना है। वैसे तो टर्मिनोलॉजी में टिपिकल है समझाना, लेकिन मैं आपको तरीके से समझाता हूं, आसान तरीके से। बचपन में जाइए तो आपने अपने टीचर से सुना होगा या उन्होंने पढ़ाया होगा कि लिविंग बीइंग्स के साथ, ठीक है, लिविंग बीइंग्स के साथ हु का प्रयोग होता है, राइट। उन्होंने पढ़ाया होगा कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी विच का प्रयोग होता है, तो लिविंग बीइंग्स के साथ हु का प्रयोग बताया है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ विच का प्रयोग बताया है। फिर उन्होंने पढ़ाया होगा कि जानवरों के साथ विच का प्रयोग होता है, प्रोनाउन विच का प्रयोग होता है। तो आपने काउंटर क्वेश्चन किया होगा कि सर जानवर या पक्षी तो लिविंग है, तो आपको तो हु का प्रयोग करना चाहिए, आप विच का क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने तो पहले पढ़ाया है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा, मैं अभी आगे समझाऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट को कि एनिमल के साथ विच क्यों लगा, हु क्यों नहीं लगा, वो इसलिए क्योंकि ये जो थिंग है ये बायोलॉजी से रिलेट नहीं करता, इसका लिविंग से और नॉन लिविंग से कोई रिलेशन नहीं है। इस थिंग का इस लिविंग और नॉन लिविंग से ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। पहली बात, ये इंग्लिश का है, इंग्लिश में थिंग्स की जो डेफिनेशन है, यानी थिंग की जो डेफिनेशन है या थिंग को जो डिफाइन किया जाता है वो दूसरे तरीके से किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से नहीं किया जाता। अब समझिए, अब ये जो डेफिनेशन खोली गई है वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कहना चाहिए बेल को बनाने का, या यो कहो कि थोड़ा चटपटा बनाने का, या कुछ नया देने के चक्कर में वो खिचड़ी पक जाती है ना, कुछ उस तरीके से ये एक गलत सिचुएशन है। तो क्योंकि ये जो थिंग है, ये जिसने डेफिनेशन बनाई उसने ये कंप्लीट डेफिनेशन बनाई है, ऐसा लिखने से ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, बड़ी नहीं हो जाती, सही नहीं हो जाती है, ये डेफिनेशन और गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो थिंग है, मैंने कहा ये थिंग अंग्रेजी का है, इसलिए ये थिंग एक बकेट है। क्या है? बकेट, एक बकेट, एक बाल्टी है, एक टोकरी है, ठीक है। इस थिंग में एनिमल भी आती है, देखिए एनिमल, अब बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी से समझते हैं तो लिविंग बीइंग भी है। इस थिंग में बर्ड भी आती हैं, ये भी लिविंग बीइंग है, एल भी मतलब लिविंग बीइंग्स, जीवित अस्तित्व। इस थिंग में स्टेट भी आता है, स्टेट का मतलब यहां पर कंडीशन है, स्टेट का मतलब यहां पर कंडीशन है। इस थिंग में क्वालिटी भी आती है और इस थिंग में एक्शन भी। यहां स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, राज्य नहीं, कंडीशन, अवस्था, अवस्था, ठीक है, स्टेट का मतलब या अवस्था। तो ये जो थिंग है वो इन सब का समावेश है। मान के चलो ये एक बकेट है, थिंग, ठीक है, ये जो पूरी बकेट है, ये जो बाल्टी सी है, ये थिंग है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें एनिमल भी आता है, इसमें बर्ड भी आता है, इसमें आइडिया भी आता है, इसमें फीलिंग भी आती है, इसमें स्टेट भी आती है, इसमें क्वालिटी भी आती है और इसमें एक्शन भी आता है, और इसमें एक्शन भी आता है। इन सब चीजों को मिलाकर ये एक थिंग बना है, ठीक है, ये सबको समेटे है। तो ये जो डेफिनेशन में थिंग है
वो इसको 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 सबको समेटे अपने अंदर। तो ये डेफिनेशन कंप्लीट और परफेक्ट है। तो ये तो पहला सवाल था, ये गलत क्यों है? ठीक है, तो गलत इसलिए है क्योंकि ये जो थिंग है वो इन सबको अपने अंदर समेटे हुए है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि बचपन में आपने जब एग्जाम्पल्स पढ़े तो ऐसे पढ़े, थिंग के एग्जाम्पल पेन, कटर, बॉक्स एटसेट्रा, इस तरीके से पढ़े। लेकिन आप थिंग में ऐसे भी लिख सकते थे, लाइन, कैट, डॉग, ऑनेस्टी, गुडनेस। लेकिन आपने ऐसे नहीं पढ़ा, आपने इसको ऐसे नहीं पढ़ा। तो ये आप इन एग्जाम्पल्स के चक्कर में इस थिंग को मैटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट मानते हो। क्या मानते हो? मैटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट। आप जब टीचर पढ़ाता है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत पढ़ा रहा है, लेकिन उसके माइंड में ये होता है यहाँ पर थिंग का मतलब मैटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये थिंग कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। ये हर चीज रख रहा है, एनिमल भी, बर्ड भी, स्टेट भी, क्वालिटी भी। तो यहाँ थिंग का मतलब पेन, पेंसिल, कटर, चेयर से नहीं है, जानवरों से भी है, अवस्था से भी है, क्वालिटी से भी है और एक्शन से भी है। समझ रहे मेरी बात को? तो अब ये डेफिनेशन गलत इसलिए है क्योंकि ये जो थिंग है वो सबको समावेश किए हुई है। तो आप ये डबल बार तो लिख नहीं सकते। अब देखो एक और तरीके से समझाता हूं, समझिएगा इधर। आपने पढ़ा होगा या आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा, द रिच हेट द पुअर, द रिच हेट द पुअर, राइट? ये करेक्ट सेंटेंस है। कभी भी आपने नहीं लिखा होगा, अगर किसी बच्चों ने, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने ये नहीं भी पढ़ा है तो चिंता की बात नहीं है, मैं आगे समझाऊंगा, ये आगे भी आएगा। कभी आपने नहीं लिखा होगा, द रिच पीपल हेट द पुअर। क्यों? क्योंकि किसी एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल उसको प्लूरल बना देता है। तो इस रिच में प्यूपिल पहले से ही समावेश है, इस रिच में प्यूपिल का पहले से समावेश है, इसलिए हम दोबारा प्यूपिल नहीं लिख सकते, दोबारा प्यूपिल नहीं लिख सकते। ऐसे ही इस थिंग में ये सारी चीजें समावेश हैं, तो हम ये सारी चीजें नहीं लिख सकते। या तो मैं इन सारी चीजों को हटा दूं, या तो मैं एनिमल, बर्ड, स्टेट ऑफ क्वालिटी और एक्शन को हटा दूं। तो देखो आपको डेफिनेशन यही वाली मिलेगी, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो बनाने वाला बड़ा ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था, तो इसलिए उसने ये डेफिनेशन ना देकर ये डेफिनेशन दी जो फर्स्ट सेकंड क्लास से लेके आईएएस तक भी पढ़ाई जाती है। फिर वो चाहे कितना ही बड़ा कंपटीशन क्यों ना हो, यही डेफिनेशन मान्य है, परफेक्ट है, जो भी आप कहना चाहते हैं इंपॉर्टेंट है, यही है। अब सवाल था ये गलत कैसे हुआ, मैंने आपको बता दिया ये गलत इस प्रकार से हुआ। अब इसे सही कैसे कर सकते हैं? तो दो तरीके हैं। पहले तो ए प्लेस, एन एनिमल, एन एनिमल, ए बर्ड, ए स्टेट, ए क्वालिटी एंड एक्शन को हटा दो, इन सबको हटा दो, ये बन जाएगी, करेक्ट हो गई। और दूसरा कैसे करेक्ट बनेगी? दूसरा बनेगी, इधर देखिए ध्यान से, इधर देखिए कि ए नाउन is the name of a person, place, an animal, a bird। अब थिंग को हटा दो, ए इसको हटा दो, इसको रखना है, अगर इनको रखना है तो इसको हटा दो, और इसको रखना है तो इनको हटा दो। यही होगा क्योंकि बकेट है, या तो बकेट रखो या खाली कर दो। an animal, a bird, a state, a quality and an action। तो आपको सही कैसे करनी है? या तो थिंग हटा दो, या फिर एनिमल, बर्ड, स्टेट, क्वालिटी और एक्शन हटा दो। इन दोनों में से कोई भी हटा दोगे आपकी डेफिनेशन करेक्ट हो जाएगी। अगर हमने जब एनिमल, बर्ड, स्टेट, क्वालिटी और एक्शन को हटाया तो ये डेफिनेशन निकल कर आई, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता। और जब हमने थिंग को हटाया तो ये डेफिनेशन निकल कर आई, इसको भी अब कोई काट नहीं सकता। अब अगर आपको मान के चलो थिंग को डिनोट करना ही है, आप किसी ऑब्जेक्ट को डिनोट करना चाहते हो, मटेरियल को डिनोट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप
ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो कोई वस्तु हो सकती है, तो आप इस थिंग की जगह फिर आप एन ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है, अब ये ऑब्जेक्ट वो सब ले सकता है जो आपने यहां पर दिया, पेन, कटर, बॉक्स, पेंसिल, चेयर, राइट। आ रही है बात समझ में? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी आपके मन में दो सवाल चल रहे होंगे। एक सवाल चल रहा है कि अगर क्वालिटी नाउन है, अगर क्वालिटी नाउन है तो एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव क्या है, और एक्शन अगर नाउन है तो फिर वर्ब क्या है ना? आपने तो एक्शन वर्ब पढ़ी है, आपने क्वालिटी एडजेक्टिव पढ़ी है, लेकिन मैंने तो यहां पर नाउन कह दिया। तो अब इस डेफिनेशन के बाद अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि क्वालिटी और एक्शन नाउन कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अब तक जो भी आपके डाउट्स थे क्लियर हो गए होंगे डेफिनेशन को लेकर, या बचपन से जो आप गलत अपने माइंड सेट कर बैठे हैं या गलत आपके माइंड में घुस चुका है वो भी अब बाहर निकल गया होगा और आपको ये डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी।